गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जो बात लिखी है इसके अतिरिक्त भी दो चीज़ें हैं। एक सुपर 30 बैच का फीचर क्या है, सुपर 30 की बेनिफिट्स क्या हैं, सुपर 30 में और क्या क्या चीज़ें रहेंगी, उसके एग्ज़ाम की डेट, एग्जैक्टली सिलेबस, सब कुछ रहेगा। अब तक लगभग 67 to 69 के अप्रॉक्स एप्लीकेशंस आ चुके हैं। संख्या ज़्यादा नहीं है लेकिन बड़े जेन्युइन लोग हैं, अपनी अपनी असफलता और सफलता के बीच उनकी एक कहानी है, तो अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, ये एक रोचक बात है। दूसरी बात, जो एसएससी मेंस का बैच है उसके संदर्भ में भी एक दो फ्लेक्सिबिलिटीज़ हमने रखी हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रमुख मुद्दा ये है कि जो व्यक्ति एसएससी जेईई मेंस की सीरियस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहा है उसको ये लगता है कि इतना सब कुछ पढ़ने पे सिर्फ यही एक एग्ज़ाम देना और उसमें भी एक कंपटीशन में रहना, कुछ उसका और यूटिलाइजेशन हो सकता है या कुछ और पैरेलल में चल सकता है। और अगर हमने ईएस का फॉर्म भरा है तो क्या हम ईएस को छोड़कर सिर्फ मेंस पे फोकस करें, और भी तमाम बातें। आईआरएमएस वाली जो बात है क्या वो सत्य है, और इसको भी अगर हम प्रिपेयर करना चाहें तो कैसे करें। तो पहले एक बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी तैयारी करिए तो अपनी मन में फल की इच्छा भले न रखिए लेकिन टारगेट पता होना चाहिए। जैसे अगर किसी ने एसएससी जेईई टायर 1 की तैयारी करते वक्त सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, कोई थ्योरी समझने की कोशिश नहीं की और बाय द वे उसके नंबर अच्छे भी आ गए हैं, तो उसके लिए एसएससी जेईई मेंस की तैयारी में समय ज़्यादा देना पड़ेगा, प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी पड़ेगी। अपने आप को ये भरोसा दिलाए रखना होगा कि जो हम तैयारी कर रहे हैं ये सही हो रही है। और तुलनात्मक रूप से जिसने टायर 1 की तैयारी के समय भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कुछ फार्मूले लिखे थे, कुछ कॉन्सेप्ट जाने थे, उसको भी तैयारी करनी होगी। बस थोड़ा सा फ़र्क ये रहेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक ठाक रहेगा उस वाले की तुलना में जिसके नंबर भी ज़्यादा हैं बट उसने कॉन्सेप्चुअली चीज़ें ग्रेस्प नहीं कर रखी हैं। ये राइटिंग स्किल कन्वेंशनल पेपर में फ़र्क पड़ता है, ये व्यक्ति वो खुद जानता है, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, ईएससी 2023 का आप प्री देने जा रहे हैं और अगर टायर 1 में आपके नंबर ठीक ठाक हैं, जैसा कि हमने बताया था अपने बैच में शामिल होने के लिए पिछले वीडियो में कंडीशन लगाई थी, उतने नंबर हैं तो आप मेंस की बुरी तरह से तैयारी करिए, मतलब ताकतवर तरीके से तैयारी करिए, उसमें कोई गफलतबाजी ना करिए। जहाँ एक चीज़ पूरी तरह से मिलने वाली है वहाँ पे कोई चीज़ बड़ी हमें मिल सकती है, उसके बीच में सेम समय आ रहा है, तो आपका इंक्लिनेशन इधर ज़्यादा होना चाहिए। और जब भी ईएससी की प्रिपरेशन करें तो एक बात बहुत गौर से ध्यान में रखें कि 90 से 95% वही लोग सफल होते हैं जो सिर्फ प्री की तैयारी पहली दफ़ा नहीं करते हैं, मतलब उनमें थोड़ा सा इंक्लिनेशन प्री प्लस मेंस का रहता है। आपके प्री में कितने भी नंबर आ जाएं, अगर आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली उस चीज़ को कर रहे हैं तो आप प्री में सिलेक्ट होने की हैप्पीनेस तक रहेंगे, मेंस में आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। और ये काफ़ी लोगों के अपने आप अनुभव भी पता कर लीजिए, बाकी मैं अपने टीचिंग एस्पेक्ट्स पे से बता रहा हूँ। अगली बात आती है कि यूपीएससी 2023 का आईआरएमएस ये क्या है। रेलवे की जो भर्तियाँ ईएससी के थ्रू होती थी उनको एक नियम के तहत यूपीएससी से भरने का निर्णय लिया गया था। पिछली बार जब यूपीएससी से किया गया तो कुछ वैकेंसीज खाली भी रह गई, क्योंकि उसमें ऐसा जो शेड्यूल बनाया था वो ऐसा था कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँची भी नहीं और इंटरेस्ट भी नहीं रहा। इस बार जो यूपीएससी कंडक्ट करा रही है ये बिल्कुल सर्टेन खबर है, इस पे आप अगर कोई प्रश्न या कोई शक करते हैं तो ये आपके मतलब एक इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से भी सही नहीं है। जो चीज़ सत्य होती है वो सत्य होती है। आईएएस ऑफिसर्स तक पहुँचे हुए नोटिस पे सवाल खड़ा करना ये गलत है, सब कुछ प्रोग्राम्ड है और यूपीएससी के नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन रहेगी। अब कोई तात्कालिक रूप से निर्णय ले लिया जाए यूपीएससी नोटिफिकेशन से 2 दिन पहले तो वो फिर ऑलवेज देयर इज ए अनसर्टेनिटी ऑफ 1% 2% इन एवरीथिंग इवन द डे बिफोर। तो इसमें जो आपको प्री एग्ज़ाम देना होगा वो यूपीएससी का देना होगा और इसका कट ऑफ जाहिर सी बात इंजीनियर्स के लिए है तो सबका कट ऑफ इसमें तो शामिल नहीं किया जाएगा। जो लोग इंजीनियरिंग डिग्री लिए होंगे उन्हीं का होगा और सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इनके लिए जो वैकेंसीज रहेंगी उनके एस्पेक्ट में होगा, तो इसका कट ऑफ भी लोअर ही जाएगा क्योंकि हर कोई इसकी जनरल स्टडीज़ का प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं कर पाएगा, लेकिन पेपर यूपीएससी प्री का वही रहेगा। तो इसके लिए भी आप एक
जोन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसके मेंस में भी आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना, तो कन्वेंशनल ही रहेगा। तो ये तीनों में कन्वेंशनल का एस्पेक्ट बहुत ताकतवर है। ईएसई का प्री भी कन्वेंशनल के थ्रू ज़्यादा ताकतवर तरीके से होता है, ज़्यादा अच्छा होता है व्यक्ति का। अगर किसी व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है किसी कॉन्सेप्ट के प्रति, तो उससे 10-12 ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। अब वो 10-12 ऑब्जेक्टिव जिस भी सेंस में आए, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग है तो उस ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ेंगे और उस कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चन को ज़्यादा आसानी से कर लेंगे, रेदर देन समवन हैज रिवाइज 12 क्वेश्चन, समवन हैज प्रैक्टिस दोज क्वेश्चन। इफ़ देयर इज ए लिटिल फ्रिक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन दोज क्वेश्चंस, तो आप आसानी से कर लेंगे उस क्वेश्चन को। तो मेंस के लिए पढ़ा जाना किसी भी स्थिति में इन तीनों के लिए यूजफुल ही है। अब थोड़े थोड़े डिफरेंसेज को मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो ये याद रखिए, इन केस आपने ईएस का फॉर्म भरा है तो ये कनेक्टिविटी ठीक है और इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और लीजेंडरी शिप की जहाँ तक बात करो तो लीजेंडरी शिप वाले लोग इसी में आएंगे कि हाँ, अगर आपको सच में झटका लगा है, आप एलिजिबल हैं, आपने मेहनत की है, आपने अगर इसका पेपर भी नहीं दिया है, तो ये तो आपके टारगेट्स हैं ही। तो इनके लिए एक शिद्दत से जुटिए। और ये मान के चलिए इन सब की कोई कोचिंग होती नहीं है टेक्निकली। अगर देखा जाए जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, अगर उनकी व्यक्तिगत सक्सेस की भी बात करो तो उन लोगों ने घर पर रहकर किताबें पलटी थी काफ़ी समय तक। जो दिल्ली में संस्थाएं हैं उनके फाउंडर्स ने भी बनाने से पहले कोचिंग कम से कम 3-3 साल तक अपने पास समय पुस्तकों के पास बिताया है, तब रैंक्स आई है। वो अलग बात है, अब सहूलियत भरे नोट्स उससे तैयार हो जाते हैं। बुक्स के थ्रू जो रिसर्च आप कमरे में करेंगे, वहाँ 10 से 12 लोग वही किताब लेकर रिसर्च कर रहे हैं, उससे बुकलेट तैयार हो रही है, उससे आप पढ़ रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि वहाँ तक पहुँच सबकी है, और जब पहुँच किसी कंटेंट पे सबकी होती है तो कंपटीशन में लीड करने की स्थिति में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा और उस सब पूरे हिस्से को बहुत अटेंटिवली पढ़ना होता है। ये बात समझ में होनी चाहिए। अगर किसी को लगता है कि कोई कोचिंग का स्टडी मटेरियल उसे सिलेक्ट करा देगा, तो वो सिलेक्ट कराना काम आपका है। कोचिंग का स्टडी मटेरियल सहूलियत दे सकता है, ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि वो सबको उपलब्ध है। कम से कम 5 से 10 गुना लोगों को तो उपलब्ध ही है जितनी वैकेंसी है, तो वो तो सब सेम प्रिपरेशन लेवल पे हो जाएंगे। तो डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होगा? डिफरेंस यही क्रिएट होता है कि हमने अपने हिस्से की तैयारी कितनी की है। तो ये अंडरस्टैंडिंग माइंड में रहनी चाहिए। जैसे एक छोटे लेवल पे देख लीजिए कि हिंदी की जो यूपीपीएससी एई में पेपर हुआ था, उसमें लोगों के नंबर 40 भी हैं, 35 भी हैं, 30 भी है, 45 भी हैं, 60 भी हैं, और यहाँ तक कि 66 और 72 नंबर तक हैं। और जबकि हिंदी की सभी लोगों ने एक ही पुस्तक लगभग पढ़ी होगी और सिचुएशन सब सेम रही होगी, तो नंबर कैसे? अपने हिस्से की तैयारी, अपनी याददाश्त, अपना मस्तिष्क, ये बहुत मैटर करता है। और जब ये बात याद रहती है हमें, तो हमारी मेहनत अपने हिस्से की भी होती रहती है। तो उसी लेवल पे है, और उसमें बहुत कुछ मैटर करता है। हमारा डेडिकेशन कैसा है, हमारे पास रीजन क्या है, हमारा इमोशनल एस्पेक्ट कैसा है, इमोशनली हम इंटेलिजेंट हैं या रोज़ हम झकझोरे जाते हैं, चाहे अपना परिवार हो, चाहे अपनी रिलेशनशिप की पेरीफेरी हो, उसमें कहीं इमोशनली झकझोर तो नहीं दिया जाता हमें, तो हमारे पढ़ने की इंटेंसिटी कम हो जाती है, हमारा मन ही नहीं करता है काम करने का। जब अभी इस ड्यूरेशन में, जब से पिछला वीडियो डाला और अभी तक, कई लोगों के हमारे पास फ़ोन आए, और उसमें 1-2 लोगों के प्रति मेरे मन में एक वो भाव आया कि व्हाट कैन आई डू फॉर हिम और इन दिस कंडीशन। इतनी सत्यता एक होती है ना, वर्ड से पता चल जाता है कि व्यक्ति किस जोन में है, क्या कर रहा है, कितना सत्य है, ये पता चल जाता है। आदमी की आंख और आदमी की आवाज़ ये बता देगी कि ये कर क्या रहा है, ये सच में कुछ कर रहा है या सिर्फ ये बस ऐसे ही है। तो 1-2 कैंडिडेट ऐसे थे कि जिन्हें 2019 से अब तक लगातार हर एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट एई का हो चाहे जेई का हो, हर एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन तक, ये जेई का तो छोड़ दीजिए, एई के ज़्यादा, यूपी पॉलीटेक्निक लेक्चरर, यूपीपीएससी 2019, ये वाला एग्ज़ाम, और फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इंटरव्यू तक जा रहे हैं, मेंस में रिटन में नाम आ जा रहा है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और उसके बाद वो जब कहते हैं कि सर पूरा 2023 मुझे देना है, हमने अपना टाइम टेबल बना लिया है, गला रुंधा हुआ है, तो उनके लिए प्रेम निकलता, उनके लिए आशीर्वाद निकलता, उनके लिए दुआ निकलती है, साहस देने का पूरा साहस मैं उनके साथ, जो मुझे सुन भी रहे हैं उनके साथ मैं खड़ा हूँ। तुम क्यों घबराते हो? और फिर कुछ लोगों के लिए मेरे मन से वो भी निकलती है कि कुछ लोग, निराशा का स्तर भी होना चाहिए, एक निराशा का स्तर, एक हारने की स्थिति भी होनी चाहिए कि हम इस स्थिति में हारे,
हमने अपने हिस्से की पूरी ताकत झोंक दी। अब यहाँ पे ये है कि क्या कंपटीशन इसी के लिए बना है कि हम अपनी पूरी ताकत झोंकें और निराश हो जाए? नहीं, एक बार आप अपनी ताकत झोंक कर स्वीकार तो करिए कि हमने सच में उस स्थिति पे ताकत लगाई है। तो सुपर 30 जो मैं बैच बना रहा हूँ उसमें उसी इंटेंसिटी के लोगों को शामिल करने की मेरी इच्छा है कि आप सिलेक्शन से रुक रहे हैं, आपको भी नहीं पता है कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, आप अपने एफर्ट भी लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको पता है तो उसकी जिम्मेदारी निभाई जाएगी कि कहाँ पे गलतियाँ हैं, व्यक्तिगत तौर पे बात की जाएगी। इसीलिए टेस्ट होते हैं, जब कापियाँ जो चेक करता है खुद वो इस बात को जान लेता है कि ये व्यक्ति ज़्यादा अटेम्प्ट करता है, आता है इसे लेकिन फिर भी कम अटेम्प्ट करता है, इसकी गलतियाँ कहाँ। और जब वो एक व्यक्ति गाइडेंस के रूप में उसे देखता है तो वो उसमें ऐसे सुधार करवा सकता है जो वो खुद नहीं कर सकता है। जनरली कभी कभी जब हम क्या करते हैं, आप अगर कोई 100 क्वेश्चन का पेपर दें और आप सेचुरेशन मोड में खुद को मानते हैं तो आप देखेंगे कि 8 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन गलत होता है और आप इसे ह्यूमन एरर करार दे देते हैं और कहते हैं कि जब हमने 100 क्वेश्चन किए तो 80 सही किए, 20 गलत किए। इस कंडीशन में जब आप देखेंगे तो ये होगा कि अगर यूपीपीएससी यही दे रहे हैं 80 सही किए 20 गलत किए आपने, तो 20 के निगेटिव भी 7 बनेंगे, 73 आएंगे और 100 तो पूरे आप कर नहीं पाएंगे। यानी एक्यूरेसी का लेवल 80 सही 20 गलत है, लेकिन अटेम्प्ट 100 नहीं आप कर रहे हैं। आपने मान लो 80 अटेम्प्ट किए, 85 किए और ये एक्यूरेसी लेवल रहा और आपने इसे ह्यूमन एरर कह दिया कि ये तो सबके साथ होता है। और एक्चुअली में रियलिटी ये है कि जब आप 80 सही 20 गलत करेंगे तो आप बहुत खुश होंगे, आपको पता नहीं होगा कि 8 के बाद 1 आपका गलत हो गया। तो अब ऐसे में सुधार कैसे होगा? वो व्यक्ति तो कहेगा मैं पेपर फोड़ के आया हूँ, उसका हो सकता है रिटर्न में भी आ जाए, फाइनल नहीं होगा। ऐसे लोग कौन से होते हैं जो 92 करें उनके 89 सही हों? ऐसे अपने आप को कैसे बनाया जाता है? तो यहाँ पे वो गाइडेंस की ज़रूरत होती है। कंपटीशन का लेवल अगर आप ईमानदारी से पूछें ना तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गया है। मतलब आपको जो आता है वो करिए और वो ठीक ठाक परसेंटेज में करिए। ये नहीं है कि 100 में 30 आते हैं तो हम 30 कराए तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे, ये कंडीशन नहीं है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं कहता हूँ उन लोगों से, हो सकता है आप में कुछ लोग ऐसा मुझे सुनते हों जो ये मानते हों कि हम खुद से ही कर लेंगे। ठीक है, आप कुछ बता देते हैं, यूजफुल होता है, कुछ नहीं भी होता है, ऐसी भी सोच हो सकती कुछ लोगों की। तो आपका स्वागत है। आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं है तो हमारे लिए वो भी बर्डन नहीं है। हमें एक रीजनेबल आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, हम उसको कंसीडर करेंगे। अल्टीमेटली मेरी सोच ये है कि एक निश्चित समय तक मैं इस भाव में काम करता रहूँगा कि आपके लिए ये चीज़ बेनिफिट हो, और एक निश्चित समय के बाद हमारे भी हिस्से की कुछ अपनी खोज, सत्यता और काम है उसको भी करूँगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ाना छोड़ दिया जाएगा, लेकिन हाँ एक समय के बाद हमारा निर्धारण है और अभी वो समय फ़िलहाल इस 2023 में नहीं है। तो आप सफल हों, जो लोग जुड़े हैं, ये हमारी सोच है। क्या है सुपर 30 और क्यों है ये तो हमने आपको बता दिया कि इसके थ्रू यूपीपीएससी हो या दुनिया का कोई भी, इंडिया का कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, सिविल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट में आपकी एक्यूरेसी 90% रहे। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 क्वेश्चन यूपीपीएससी के, हम कहते हैं 2024 तक भी पेपर हो, जनवरी 2024 में हो, मई 2024 में हो, तब तक भी, क्योंकि लोगों को लगता है कि आपने कहा क्या सच में होगा। आप उस एस्पेक्ट में सोचिए ना आपकी तैयारी इस स्तर की है कि 3 सीटें अगर उड़ीसा में भी निकली हैं तो आपको अगर अलाउ किया जा रहा है, आप जा रहे हैं, तो उन 3 सीटों में 2 लोग बहुत पीछे हैं आपसे, आप बहुत आगे हैं। आप अपना सैचुरेशन लेवल ऐसा बना रखें हैं कि आप कह सकें कि वैकेंसी नहीं आ रही है और मैं 600 में 600 लाने की दम रखता हूँ, सीटें 4 निकालो। अपने आप को उस लेवल पे ले जाओ, फिर एक हारना, एक शिकायत करना एक वाजिब लगता है। और ये सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं है, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर काम करोगे, चलो पढ़ाई छोड़ दो, अगर पढ़ाई छोड़ के आप कोई स्टार्टअप भी करोगे ना तो शुरुआत में तो जुनून रहेगा, पैसा अगर आपको किसी ने दे दिया, फंडिंग कर दी, शुरुआत में जुनून रहेगा। बाद में जब ब्रांडिंग की बात आएगी, आपको सर्च किया जाएगा और आप पे रिव्यूज आएंगे तो पता चलेगा कोई रिव्यू लिख रहा है यहाँ पे ये फैसिलिटी ख़राब, यहाँ पे ये ख़राब, यहाँ पे ये ख़राब, तब आपको पता चलेगा कि आपको अपने काम में मेहनत करने की ज़रूरत है और उसका भी लेवल यही होगा, सैचुरेशन, परफेक्शन की तरफ एक कोशिश। तो ये बात दिमाग में रखिए कि अगर आप इधर कुछ कर रहे हैं तो लाइफ के किसी दूसरे हिस्से में कुछ भी करने के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। ये जब दिमाग में सेट हो जाता है तब मेहनत करने का मज़ा अलग होता है। ये बहुत बड़ा सत्य है कि सिविल इंजीनियरिंग में भी यदि आप परफेक्शन लाने के लिए कर रहे हैं तो लाइफ के किसी दूसरे हिस्से में कभी भी किसी कालखंड में कोई काम करेंगे तो आप परफेक्शन के जोन में ही रहेंगे।
इसीलिए जो व्यक्ति कभी भी अगर रूम की सफाई भी करता है तो उससे व्यक्ति के जीवन के जीने का ढंग पता लगा लिया जाता है। वो राइटिंग भी लिखता है तो उसकी जीवन की भीतरी ध्वनि पता चल जाती है, कितना परेशान है। बर्तन साफ करना, कमरे को सेटअप करना, खाना बनाना, खाना बना हुआ खाना, इन सब तमाम बातों से उसका जीवन समझा जा सकता है। तो अपने जीवन की एक धुन बनाओ कि हाँ हमें इस तरीके की मेहनत करनी है। पहली ये सबसे प्राइमरी कंडीशन है। इन केस यू आर सर्चिंग व्हाई यू आर गेटिंग फेल्योर, व्हाई यू आर नॉट गेटिंग टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि वो लोग जो सक्सेस हो रहे हैं वो कोई अलग नहीं है आपसे, बस उनकी एक रिदम है, एक मेहनत है और एक फल की चिंता किए बिना काम करना है, फल तो मिलता ही है। खैर, ये फीचर्स ऑफ सुपर 30 हैं कि 9 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। 11 बजे से 1 बजे पहला पेपर है, 7 से 9 दूसरा पेपर है। 2 घंटे में आपको पेपर देना है। 100 क्वेश्चन रहेंगे दोनों पेपर्स में, और वही पैटर्न है जो यूपीपीएससी एई का है। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होंगे, गुप्ता एंड गुप्ता के होंगे, गेट के होंगे, ईएससी के होंगे, सीएससी के होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे। पेपर यूपीपीएससी एई के तरीके का होगा, कुछ भी ऐसा पर्टिकुलरली हम आपको नहीं मेंशन करेंगे। पेपर का अर्थ ही यही होता है कि पेपर के भाव में हो। जब यूपीपीएससी एई पेपर लेता तो आपको बताता नहीं है कि पेपर कहाँ से होंगे, आपको पढ़ना होता है और उसी डर और मेहनत के बीच पेपर होता है। तो ये रहेगा। बाकी वही मार्किंग है 3 और -1, और इसका रिजल्ट 12 दिसंबर को आ जाएगा। कोशिश करेंगे कि 25 दिसंबर के आसपास से गाइडेंस शुरू हो। गाइडेंस किस तरीके का रहेगा वो हम स्पष्ट बता दें, ताकि आपको ये पता रहे कि हम जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें हमें करना क्या है। गाइडेंस का एस्पेक्ट सीधा सीधा है कि जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन, सर्वेइंग, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी संख्या जितनी भी है 11, 12, 13, 10 जो भी आप समझें, जो कि कहीं कहीं फ्लड मैकेनिक्स को अलग कर देंगे, फ्लो इन ओपन चैनल को रखेंगे तो उस हिसाब से नंबरिंग चेंज हो जाएगी। खैर उस पर उतना इशू नहीं है, वो तो सेक्शन है, सेक्शन आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इशू ये है कि 1 हफ्ते या 10 दिन, 1 हफ्ते या 10 दिन आपको एक टॉपिक से डील करना है। इन विच सेंस, सपोज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, अब डिज़ाइन उसमें हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स की, तो उसके लिए एक दिन में आपके सामने 15 क्वेश्चन पहुँचेंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट, और उसका एक शेड्यूल रहेगा कि आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, टारगेट फॉर फर्स्ट वीक इस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वी विल गिव यू एक रिव्यू कि इसमें ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, एक कंपाइल फॉर्मेशन में बहुत कम समय में। आपके पास उसकी टेक्स्ट बुक रहनी चाहिए। सिलेक्शन की बात हम कर रहे हैं, यहाँ हम तैयारी नहीं करा रहे हैं। आपको सिलेक्ट होने के लिए पूरी तरह सबसे पात्रता वाली कंडीशन में रखना है। उसके लिए टेक्स्ट बुक आप देखिए उस चैप्टर को, उसके रिलेट के 15 क्वेश्चन जब आएँ तो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनसे उन 15 क्वेश्चन को हल करिए। क्वेश्चन आपके सामने शाम को 6 बजे भी आ सकते हैं, 7 बजे भी, एक निश्चित टाइम पे ही आएंगे और हमेशा उसी निश्चित टाइम पे ही आएंगे। 2 घंटे आपने उसमें वक्त दिया, अपनी मेहनत का हिस्सा लगाया, उसके बाद उसका सलूशन आपके पास 11 बजे, 10:30 बजे, 11:45 बजे आपके पास पहुँचेगा, और उस सलूशन में जो भाषा लिखी होगी वो जो आपने पढ़ा है उसी के अनुसार लिखी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं नया लिखा होगा जो आपको लगे कि हमारे कॉन्सेप्ट से नहीं आया। तब आपको पता चलेगा कि जो हमने पढ़ा है उसका कुछ हिस्सा हमसे छूट गया। उसमें हम कोशिश करेंगे कि वो जगह भी मेंशन कर दें कि कहाँ पुस्तक से आपने पढ़ा है। व्हेन यू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, इट मीन्स यू आर ओनली टारगेटिंग द क्रिएटिंग टू हिस्ट्री, कि यूपीपीएससी में अब तक जितने मार्क्स आए हैं उसका रिकॉर्ड अगर आपको तोड़ना है तो वो द वे इज गोइंग थ्रू द टेक्स्ट बुक। और जो इस बात को नहीं मानते हैं वो ना माने, हम आपको सिर्फ सत्य बता रहे हैं, और ये इससे बड़ा सत्य कुछ है नहीं। इवन इफ़ यू वांट टू क्रिएट हिस्ट्री इन ईएससी, यू हैव टू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। If you think that there is no such time, only 1 month is away, then remember, you will not be selected finally in a way if you are going to prepare from only questions. If you are starting preparation from only questions, it's not going to work. At least you have to go through 1 time, 2 time through the textbook. If earlier you have gone through, then it could be fruitful only from the question, but you have to go through textbook. कॉलेज की ड्यूरेशन ख़त्म होने के बाद एक बार आपको टेक्स्ट बुक के थ्रू होके जाना ही होगा। अगर आप गौर से देखेंगे, अगर यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, टेक्स्ट बुक की आंख से देखोगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आउट ऑफ सिलेबस हो, आउट ऑफ बुक्स हो।
लेकिन अब वही है कि आप कितनी गहराई से उस एक एक पन्ने को देखते हैं। तो मेहनत इसे कहते हैं। मेहनत इसे नहीं कहते हैं कि 500 क्वेश्चन को 5 बार लगा लेना मेहनत है, फिर उन 500 क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से लगा लेना हम मेहनत मानेंगे। उस क्वेश्चन को लिखो, उसके नीचे कॉन्सेप्ट लिखो, उसको जाके फिर टेक्स्ट बुक से पढ़ना पड़ेगा। या आपका कोचिंग मटेरियल है वो भी टेक्स्ट बुक से कम नहीं है, लेकिन कुछ हिस्से छूट जाते हैं, तो फिर वो लीजेंडरी सिप की चीज़ नहीं आएगी कि मुझे PWD चाहिए था, इरिगेशन ही मिला, क्योंकि आपने कॉमन मटेरियल पढ़ा था, अपनी अनकॉमन स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये एक फैक्ट है और ये रहेगा। तो हमारी वाली प्रिपरेशन में टेक्स्ट बुक इज कंपलसरी एंड यू हैव टू गो थ्रू, यू हैव टू गिव टाइम। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। और जो असफल होते हैं उनके पीछे अगर सही से देखो तो उन्होंने सही तरीके से टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं किया होता है। तो ये चीज़ है कि इसमें एक टॉपिक से के थ्रू हम चलेंगे, उसके सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे, सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस आएंगे कॉन्सेप्ट के बाद, फिर उनका सलूशन आएगा। स्वाभाविक तौर पे आप एक हफ्ते में उस रिदम में आ जाएंगे। फिर कंपाइल करके हफ्ते के आखिरी दिन आपके पास वो क्वेश्चन पूरे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी कनेक्टिविटी खुद ही फील होगी ये क्वेश्चन तो यहाँ से रिपीटेड है। और जो हम 15 क्वेश्चन देंगे हम उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे ही नहीं, हम उन क्वेश्चंस को अदर देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू जाएंगे। तो आपको कनेक्टिविटी भी फील होगी और उस टॉपिक में ही रहेंगे, उस टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे। फिर PYQ के बाद 5 जोन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे उस टॉपिक से। 5 जोन कौन से होंगे? पहला जोन GG यानी गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन, ऐसा नहीं है उन बुक्स को छोड़ देना है। उसके बाद गेट के क्वेश्चन, उसके बाद ESE के क्वेश्चन, उसके बाद CSE के क्वेश्चन। मतलब पहले एक समय सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते थे। जब ये जोन आपके तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्रिएटिविटी ऑन द बिहाफ ऑफ टॉपिक एंड सिलेबस दैट इज मेंशन्ड, और वो भी क्वेश्चन आपके सामने होंगे। 2-4 क्वेश्चन क्रिएटिविटी के आते हैं लेकिन वो बुक से ही फ्रेम्ड होते हैं, तो वो फ्रेम्ड क्वेश्चन आप कह सकते हैं, वो भी तैयार होंगे। अब ये टॉपिक जब आपका कवर हो जाएगा तो आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि किसी स्टेट की इतनी दम है कि वो आपको उस टॉपिक में फंसा सके। ऐसे एक के बाद एक टॉपिक, फिर उन पे मॉक टेस्ट होना, फिर उन 30 लोगों का आपस में कंपटीशन करना, वो एक रिदम है, वो एक माहौल है। और उस माहौल में अगर 150 दिन 180 दिन आपने बिता दिए तो बस आपका प्रिपरेशन लेवल एक संगठित रूप में होगा जिसके बिहाफ पे आप सफल हो सकते हैं। अच्छा, रही बात टायर 2 की कि टायर 2 में हम क्या और कैसे पढ़ाएंगे। कुछ लोग फीचर्स जानना चाह रहे थे। तो देखिए, फीचर्स हम या तो डिटेल में बताते हैं या तो कॉन्साइज में बताते हैं। कुछ चीज़ें हमने जो डिटेल में बताई या मेंशन कर दी वो कॉपी हो जाती हैं, और मुझे थोड़ा सा लगता है कि जब सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बैच चला रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इसलिए यही है, वर्क इथिक्स सही रहेगी। जो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे पढ़ाएंगे वो चीज़ें आपकी राइटिंग में प्रिपरेशन अच्छी रहे। कोचिंग जो लोग करते हैं उनके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक व्यक्ति कोचिंग इस सेंस में करता है कि उसे क्या मिला है, एक व्यक्ति कोचिंग इस सेंस में करता है जो पढ़ा रहा है उसकी इंटेंशन क्या है। इंटेंशन पैसा कमाना है, इंटेंशन पहचान बनाना है, इंटेंशन खुद को एक किसी माहौल में डाल के खुद को आगे बढ़ाना है, या इंटेंशन हमारे प्रति हमारे लिए सही अप्रोच करना है, उससे पता चल जाता है। तो कई दफ़े आप कोचिंग मटेरियल में ही फंसे रहते हैं और लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए वर्क इथिक इज़ द इम्पॉर्टेंट। माई इंटेंशन इज़ टू मेक यू मोर कैपेबल इनफ in the exam in writing skill, and that is the key thing with respect to SSC मेंस। ये आपको समझना होगा। सारी बातें एक तरफ, अगर आपके सामने क्वेश्चन आए 300 नंबर के, 100 नंबर की भी अंडरस्टैंडिंग वहाँ नहीं आ रही कि हम कुछ लिख पाएंगे, क्योंकि वहाँ कोई बुक नहीं होगा, कोई सजेशन नहीं, कोई वीडियो नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि बुक ना पढ़ी जाए, वीडियो ना देखा जाए, ये अर्थ कतई नहीं है। लेकिन बचे हुए समय को सही से ऑर्गेनाइज्ड वे में ऐसे पढ़ पाना कि वहाँ राइटिंग में स्पीड भी मेंटेन रहे, एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे, और जो हम वोकैब वहाँ लिख रहे हैं, अगर उसने वहाँ पूछा व्हाट इज बलास्ट इन रेलवे एंड व्हाट यू आर राइटिंग, दैट इज इम्पॉर्टेंट। फ्रॉम वेयर यू हैव स्टडीड, हु हैव टॉट यू, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड हु विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग, कैसे वो आपकी कॉपी चेक करता है, कैसे वो आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव कराता है, ये सब महत्वपूर्ण होता है। तो थोड़ा सा इस बात में मैं ये हिस्सा छिपा रहा हूँ, क्योंकि मैं लिखूँगा तो मैं फिर सारी बात लिख दूँगा,
और कुछ लोग उसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा हमें कभी कभी वो मैं करता हूँ, हालांकि उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस चीज़ को मैं छिपाता हूँ क्योंकि इस बैच में मैं चाहता हूँ कि 10 से 12 या 15 लोग से ज़्यादा ना हों, और वो जितने लोग हों वो एक फाइनल रिजल्ट दें, ऐसा कॉन्शस ग्रीड है मेरे अंदर, और उस आधार पे मैं ये कर रहा हूँ। तो ये बात थी। होपफुली आप में से कुछ लोग सुपर 30 के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो कुछ नहीं, व्हाट्सएप पे इतना ही लिख दिए कि आई विल बी अपीयरिंग इन सुपर 30, प्लीज़ रिमेंबर मी, या नोट इट डाउन, और मैं आपको पेपर जैसे कि मेंशन किया है मैं डेट पर भेज दूंगा उसको। मैं आप आंसर सीट में 1 2 3 करके लिखा, 1 का A 2 का, इस तरीके से 100 की 2 सीट्स आपको बनानी होंगी, फ़ोटो खींच दीजिए भेज दीजिए, उसमें वो सब कुछ मेंशन है, और मैं उसको चेक कर दूंगा। उसके बाद चीज़ें ग्रुप में कंबाइन होकर चलेंगी। हाँ, फ़ी की जो बात है, फ़ी अब अभी मैंने उसको लेके मतलब एक स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया है, लेकिन बहुत मिनिमम रहेगी। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ना कहने की स्थिति फ़ी की वजह से नहीं होगी, और किसी की होगी और वो सुपर 30 में होगा तो आई हैव टेकन दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसे उससे बाहर नहीं होने दूंगा। ठीक है, होपफुली आपको हमारी बातें अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में सही लगी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।